Good morning, students. This is your Hindi class. Our today's topic is रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक है बेटा जगदीश चंद्र माथुर। यह एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है बेटा कि एक अंक में समाप्त होने वाली, अर्थात जो विषय, विचार या भाव हमें प्रकट करना है वो एक ही अंक में हम समाप्त कर देंगे, कि जब आरंभ किया है तो उसका अंत एक ही उसमें कर देंगे। अपनी एकांकी का आरंभ करते हैं बेटा कि एकांकी में उस समय की बात कही गई है जब लड़कियों को अधिक शिक्षा नहीं दिलाई जाती थी। शिक्षित लड़कियों को समाज में मान सम्मान प्राप्त नहीं होता था। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक स्त्री शिक्षा को महत्व देना चाहते हैं और नारी को समाज में प्रतिष्ठा दिलाना उनका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ लेखक चाहता है कि इस एकांकी की जो मुख्य पात्र है उमा की तरह औरतें आगे आए और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों और दुर्व्यवहार का खुलकर प्रकट करें। एकांकी में बेटा 6 पात्र हैं। पहले हैं बाबू राम स्वरूप, दूसरे उनका नौकर, उनकी पत्नी प्रेमा, उमा बाबू राम स्वरूप की पुत्री। 5वां जो पात्र है बेटा गोपाल प्रसाद, छठा पात्र शंकर। यहाँ एक परिवार के अब ये बाबू राम स्वरूप, उनकी पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा और उनका एक नौकर है रतन। लेकिन मुख्य जो पात्र हैं इसमें बाबू राम स्वरूप चलेंगे, उमा, गोपाल प्रसाद और शंकर। तो इनके माध्यम से यह एकांकी रोचक बन पड़ी है। संवाद शैली अत्यंत रोचक है। अब इस एकांकी के माध्यम से लेखक समाज को जागरूक करते हैं कि समाज निर्माण में स्त्री भी भागीदार होती है और शिक्षित स्त्री समाज का मार्गदर्शन कर समाज निर्माण में योगदान देती है। एकांकी का शीर्षक कहते हैं बेटा नाम को। इस जैसे आप कहते कि पाठ का नाम, उसी तरह शीर्षक कहा जाता है नाम को। तो अब इस एकांकी का जो नाम है रीढ़ की हड्डी, ये शीर्षक है बेटा, अर्थात नाम। तो इस शीर्षक की यदि बात करते हैं तो लेखक ने यह शीर्षक सार्थक व सटीक चुना है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का संतुलन बनाती है, उसी प्रकार यहाँ रीढ़ की हड्डी सुदृढ़ मजबूत विचारों का प्रतीक है। जिस व्यक्ति के विचार सुदृढ़ होंगे वह समाज निर्माण में योगदान दे सकता है, और जिसके विचार ही सुदृढ़ नहीं है वह जीवन में कभी सफल नहीं होगा। इसीलिए यह शीर्षक एकदम उचित है, उपयुक्त है। अब एकांकी का आरंभ बेटा एक सजे हुए कमरे से होता है, जिसमें अधेड़ मीन्स आधी उम्र जो पार कर चुके हैं, जिसमें अधेड़ उम्र के बाबू राम स्वरूप व उनका नौकर रतन तख्त पकड़े हुए कमरे में आते हैं। कमरे की सजावट व सामान को लेकर बाबू राम स्वरूप, नौकर व उनकी पत्नी के बीच संवाद होते हैं। संवाद मीन्स बेटा आपसी बातचीत। कमरे को सजाने का कारण यह है कि उनकी पुत्री उमा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वह अपनी बेटी उमा का रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसे आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, जिसके कारण वह चिंतित है और कमरे में सामान को व्यवस्थित कर रहे हैं। व्यवस्थित मीन्स बेटा अच्छी प्रकार से रख रहे हैं। इस दौरान पति पत्नी बातें करते हैं कि उमा नाराज है। बाबू राम स्वरूप कहते कि तुम माँ हो, उसे समझाओ, यह तुम्हारा कर्तव्य बनता है। यहाँ बाबू राम स्वरूप कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो अच्छे घर परिवार वाला लड़का पकड़ में आया है, तुम्हारी बेवकूफ़ी से वह भी बिगड़ जाएगा। उनका पकड़ में आना से अभिप्राय बेटा कि अच्छे लड़कों की कमी थी और वह अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे परिवार से करना चाहते थे, कि अब बड़ी मुश्किल से तो यह रिश्ता बन पाया है और अगर तुमने कोई शिक्षा की बात यहाँ की तो वह बिगड़ जाएगा। प्रेमा यहाँ उमा की पढ़ाई को दोष देती है और कहती है कि तुम्हें उसे ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था, हमारे ज़माने की तरह थोड़ा बहुत ज्ञान बहुत था। यहाँ उमा की माँ प्रेमा अपने समय का वर्णन करती है
और कहती है कि उस समय में स्त्रियों को अधिक पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। सिर्फ उन्हें थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान या अधिक से अधिक स्त्री सुबोधिनी, एक महिलाओं की पत्रिका थी बेटा, कि वह पढ़ लेते थे, वो भी सिर्फ मनोरंजन के लिए। यहाँ रामस्वरूप उमा की शिक्षा की बात लड़के वालों से छिपाते हैं। वह उसे केवल मैट्रिक पास बताते हैं। रामस्वरूप का ऐसा करना उसके एक विवश पिता के व्यक्तित्व को दर्शाता है, जो उस समय के समाज में कि लड़कियों को, शिक्षित लड़कियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। इसीलिए यहाँ रामस्वरूप एक विवश पिता की तरह दिखाई देते हैं। इन सब बातों से पता चलता है कि जैसे उसकी माता ने कहा कि तुमने उसे अधिक पढ़ाया लिखाया क्यों था, कि इन सब बातों से पता चलता है कि वह नारी शिक्षा का पक्षधर तो है, पर वह उसकी शिक्षा की बात को छिपाता है। इससे पता चलता है कि वह पूर्ण अधिकार देने का समर्थक नहीं है। दूसरी तरफ गोपाल प्रसाद एक दोहरी मानसिकता, दो तरह की मानसिकता रखने वाला रूढ़िवादी, जो पुराने विचारों में जकड़ा रहे और कटु सत्य को सहन न करने वाला पात्र है। वह पेशे से वकील है, अच्छी धन संपत्ति उनके पास है, लेकिन अहंकार भी है उसके अंदर। वह नारी को उच्च शिक्षा न देने और घर के अंदर ही रखने का पक्षधर है। उसका मानना है कि औरत को, नारी को केवल चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए। इससे उसकी संकुचित सोच का पता चलता है कि वह बहुत ही छोटी मानसिकता वाला व्यक्ति है। गोपाल प्रसाद का विवाह जैसे पवित्र बंधन को बिजनेस मानना अनुचित है। जब गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप आपसी बातचीत करते हैं, तब गोपाल प्रसाद कहता है कि बिजनेस की बात हो जाए, यहाँ विवाह को बिजनेस मानना अनुचित है। बिजनेस में लाभ हानि को महत्व दिया जाता है। बिजनेस में किसी प्रकार की आपसी भावनाएं नहीं होती, जबकि विवाह दो परिवारों, दो व्यक्तियों के जीवन की नींव के समान होता है, जिससे दोनों परिवार और दोनों व्यक्ति जुड़े होते हैं। इसे बिजनेस की दृष्टि से देखना उचित नहीं, बल्कि जो लोग ऐसा करते हैं उनका हमें उमा की तरह विरोध करना चाहिए, इन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा शंकर की, जो कि उमा से विवाह करने के लिए आया है। शंकर एक आवारा चरित्रहीन लड़का है, जो पढ़ाई में भी कमज़ोर है। एक घटना का जिक्र करते हुए उमा उससे कहती है कि वह गर्ल्स हॉस्टल में ताक झांक करते पकड़ा गया था और बेइज्जती करके वहाँ से भगाया गया था, कि उसने नौकरानी के पैर पकड़े थे और तब बड़ी मुश्किल से वह वहाँ से भाग पाया था। इससे पता चलता है कि वह चरित्रहीन है। वह शारीरिक रूप से भी तनकर बैठ नहीं सकता। उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई है। एकांकी में एक जगह उमा गोपाल प्रसाद को कहती है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की शारीरिक और चारित्रिक दोनों प्रकार की कमियों की ओर संकेत करती है। शंकर शारीरिक रूप से तो कमज़ोर है ही है, वह सीधा तनकर नहीं बैठ सकता। चारित्रिक रूप से भी उमा ने देखा था कि वह लड़कियों के छात्रावास के पास ताक झांक कर रहा था और उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगाया था। इससे शंकर के चरित्रहीन होने का भी पता चलता है। उसकी सोच सही नहीं है। ऐसे विचारहीन और चरित्रहीन लड़के का समाज में कोई स्थान नहीं होता है। ऐसे लोग समाज में सिर्फ बुराइयां फैला सकते हैं, अच्छाइयां नहीं देते। अब बात करते हैं बेटा उमा की, कि उमा एक शिक्षित, स्पष्टवादी, निडर, चरित्रवान, साहसी और क्रांतिकारी विचारों वाली लड़की है। उमा प्राकृतिक सुंदरता को महत्व देती है। वह आजकल की लड़कियों की तरह मेकअप को बढ़ावा नहीं देती। वह खुले विचारों वाली लड़की है। वह गोपाल प्रसाद के समक्ष शंकर के चरित्र होने की बात निडर होकर कहती है। उमा की इस स्पष्टवादिता को देखकर गोपाल प्रसाद व शंकर अपना सा मुंह लेकर चले जाते हैं। इस एकांकी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि समाज निर्माण के लिए उमा जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, न कि शंकर जैसे
चरित्रहीन व्यक्ति की, जो ना शारीरिक रूप से ठीक है और ना ही चरित्र से। तो ऐसे व्यक्तित्व की समाज को कोई आवश्यकता नहीं है। इस कथावस्तु के आधार पर यदि हम एकांकी के मुख्य पात्र की बात करें तो बेटा इस एकांकी का मुख्य पात्र उमा है, जिसके इर्द गिर्द वह कहानी घूमती है बेटा, उसे मुख्य पात्र माना जाता है। तो यहाँ मुख्य पात्र उमा को इसलिए कहा गया है क्योंकि आरंभ में उमा के रिश्ते की बात से होती है कि इस एकांकी का आरंभ उमा के रिश्ते से आरंभ होता है और सारी बात उमा के इर्द गिर्द ही घूम रही है, इसीलिए यह यहाँ मुख्य पात्र उमा है। उसके विवाह के विचारों पर यह एकांकी आश्रित है। लेखक उमा के माध्यम से अपनी बात व्यक्त करके इस समाज पर कठोर व्यंग करता है। उमा सद्गुणों, आदर्शों और स्पष्टवादिता के आधार पर एकांकी की मुख्य पात्र सिद्ध होती है। वह नारी को उचित सम्मान न दिए जाने की बात को दृढ़तापूर्वक उठाती है तथा एकांकी के उद्देश्य को भी स्पष्ट करती है। अब प्रश्नों की यदि बात करते हैं बेटा, तो इसका एक प्रश्न है कि राम स्वरूप गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत मीन्स बेटा उचित है कि समय परिवर्तनशील है, समय अनुसार सामाजिक परिवेश तथा परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोगों के रहन सहन, पहनावे, सोच विचार तथा तौर तरीकों में बदलाव आता रहता है। हर समय की अपनी परिस्थितियां होती हैं, इसलिए किसी भी बात या समय की तुलना करके उनके छोटे बड़े तथा अच्छे या बुरे का अंतर नहीं समझना चाहिए। इस एकांकी में राम स्वरूप गोपाल प्रसाद अपने जीवन को याद करते हैं, जो कि अनुचित है। उस समय की तुलना आज के समय से नहीं की जा सकती, इसीलिए समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, उसे अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास मीन्स बेटा विपरीत बातें, उनकी किस विवशता मीन्स बेटा मजबूरी को उजागर करता है। रूढ़िवादी और संकीर्ण मानसिकता के कारण, रूढ़िवादी बेटा जो पुराने विचारों को माने, संकीर्ण जो छोटी सोच रखे, खुलकर अपनी बात नहीं कह सकता, दूसरों के दबाव में रहे और उसी दूसरों की छोटी सोच को अपना ले। संकीर्ण मानसिकता के कारण राम स्वरूप ने, क्योंकि समाज में रहना था, समाज के दबाव में वे थे, इसीलिए रूढ़िवादी और संकीर्ण मानसिकता के कारण राम स्वरूप ने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाया और उसे केवल मैट्रिक पास बताया, जबकि वह कॉलेज पास कर चुकी थी। यह उसकी विवशता थी। यहाँ उसके एक मजबूर पिता को दर्शाया गया है। अपनी लड़की का रिश्ता गोपाल प्रसाद के बेटे से करने और उसे बनाए रखने के लिए राम स्वरूप को उनकी इच्छानुसार चलना पड़ रहा था। हिंदू समाज में लड़की के पिता की जो मजबूरियां होती है, इस एकांकी में राम स्वरूप उन सभी मजबूरियों से जूझ रहे थे, इसीलिए समाज का दबाव उनकी इस विवशता को उजागर कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? कि इस प्रकार झूठ के आधार पर रिश्तों की नींव रखना उचित नहीं है। यदि हमें समाज में सुधार लाना है तो नारी शिक्षा व उनकी स्वतंत्रता को महत्व दिया जाना चाहिए और दहेज जैसी बुराइयों का विरोध करना चाहिए। उमा समझदार, शिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की है। वह अपनी जिंदगी के बारे में भला बुरा समझती है, उसे अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है। अतः राम स्वरूप की तरह किसी भी बात को छिपाना नहीं चाहिए। बाकी क्वेश्चन आंसर चैप्टर के अकॉर्डिंग हो चुके हैं बेटा, तो आप एक बार अच्छे से इसे सुने और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करें।